नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरी के बढ़ते मामलों की। अजमेर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रूपनगढ़ एसएचओ कंवरपाल सिंह को 1,45,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी थानेदार ने जमीनी मुकदमों में राहत देने के बदले घूस की रकम मांगी थी। वहीं अलवर के भिवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ बास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने एक मुकदमे में जल्दी कार्रवाई करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं एक दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजमेर के किशनगढ़ में भी कार्रवाई की थी। टीम ने यज्ञ नारायण अस्पताल के मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर मनोज स्वामी को 1,00,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। वहीं बाड़मेर के दोरीमन्ना में एसीबी टीम ने एक एएसआई के दलाल को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इनके अलावा रिश्वतखोरी के कई और मामले भी सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर सरकारी दफ्तरों में क्यों बहुत तेजी से रिश्वतखोरी बढ़ रही है? अफसर और कर्मचारी क्यों रिश्वत के खेल में उलझे हुए हैं? उन्हें क्यों डर कानून का नहीं है? और रिश्वतखोर अफसरों का आखिर पक्का इलाज क्या हो सकता है? आज की हमारी इस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिश्वतखोरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आखिर ऐसा क्या दबाव है किसी भी अधिकारी पर, ऐसा कौन सा दबाव है किसी भी पद पर बैठे अधिकारी पर, क्या आखिर वो घूस मांगने को मजबूर है या फिर कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों में एक लूप होल दिखाई दे रहा है जिसकी निगरानी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो जब इतनी सख्त एक्शन ले रहा है तो उसके बाद आखिर कहां ढिलाई बढ़ती जा रही है? अगर किसी शख्स को इस पूरे मामले में रिश्वतखोरी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ आखिर वो कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिसके बाद जो और भी विभाग हैं, जो और भी अधिकारी हैं, जो और भी लोग हैं, उनके अंदर कानून का खौफ पैदा हो सके कि अगर वो सोचे भी तो ये डरे कि नहीं, हमें नियुक्त किया गया है, हमें ये पद आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए मिला है, ना कि अपनी जेब भरने के लिए। एक मोटी रकम सरकार की तरफ से उन्हें दी जाती है, जो सेवा भाव से वो आम जनता के लिए काम करते हैं, उसके लिए वो रकम, उसके लिए वो वेतन, उनके लिए वो सैलरी डिसाइड होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों वो अधिकारी रिश्वतखोरी के मामले में संलिप्त होते हैं? आखिर वो क्यों जनता को लूट रहे होते हैं? आखिर वो क्यों जनता को परेशान कर रहे होते हैं? वो काम जो चंद मिनटों में हो जाया करता है, आखिर उन कामों को लेकर क्यों आम जनता को आज नहीं, कल नहीं, परसों ऐसे टालते रहते हैं? तारीख पर तारीख दी जाती है सिर्फ पैसे वसूलने के लिए। और आखिर ऐसे मामले सामने आ रहे तो सरकार के दावे आखिर कहां गए? सरकार ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने ये दावे किए थे कि रिश्वतखोरी खत्म होगी, लेकिन अभी तक लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ खानापूर्ति हो रही है? ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं तमाम बड़े सवालों के साथ बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खामियां कहां हैं, आखिर वो लूपहोल्स कहां हैं। क्या सरकार सच में इतनी कमजोर हो गई है? क्या जो सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं? क्या उन्हें पैसे की कमी हो रही है, या लालच जिन पैसों को लेकर आ रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और अगर कोई एक अधिकारी ऐसे मामलों में संलिप्त होता है तो आखिर उसके पीछे और कितने लोग हैं, चेन कितनी लंबी है? तो तमाम बड़े सवालों के जवाब भी लेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता परेशान है। रोज एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की जाती है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1,00,000, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, ये रकम बढ़ती चली जाती है, लेकिन घूसखोरी कम नहीं होती। ये तमाम मामले सामने आते हैं जो कि अपने आप में चौंकाने वाले होते हैं कि आखिर क्यों गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को परेशान किया जाता है?
तमाम योजनाएं लाकर जब धरातल पर काम नहीं होता है तो बाद में ये खुलासे होते हैं कि जो अधिकारी या जो पदाधिकारी होते हैं वो घूसखोरी कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं। तो हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ, डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र मेघवाल जो कि नेता का पक्ष कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। अशोक सिंह शेखावत जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो भी जुड़े हुए हैं। अनिल गोठावल जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। पूनम चंद भंडारी जो कि एडवोकेट हैं, वो भी जुड़ी हुई हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेंद्र जी आपसे करते हैं, सरकार आपकी है तो पहला सवाल आपसे ही बनता है। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है, सराहनीय है, बहुत एक्शन में, बहुत एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा कोई एक दिन नहीं है जिस दिन करप्शन के मामले सामने ना आए। ऐसा क्यों? देखिए सचिन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और एंटी करप्शन ब्यूरो में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारी दिए हैं, नतीजे देने वाले अधिकारी दिए हैं, वो हर दिन जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको लगातार पकड़ रहे हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक आप जन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो 9413502834 और इसके अलावा एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी जारी की है 1064 लगातार इनको आमजन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान सरकार वचनबद्ध है और संकल्पित है। उसको मद्देनजर इन अधिकारियों को पूरी तरीके से किसी भी तरीका का कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, उनको फ्री हैंड दिया गया है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको पकड़कर उनके खिलाफ जांच करके उनको पूरा सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो ये राजस्थान सरकार का पूरा ये भ्रष्टाचार से मतलब इस प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का ये जो अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी का परिणाम है कि डेली कोई ना कोई भ्रष्टाचार से लिप्त लोग पकड़े जा रहे हैं और सरकार लगातार उनको पूरी तरीके से जांच के द्वारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि युवाओं को मतलब दिवाली का तोहफा राजस्थान सरकार ने दिया, 4438 कांस्टेबल की राजस्थान पुलिस में भर्ती की जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है राजस्थान सरकार का युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो लगातार राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कानून व्यवस्था को मतलब पूरी तरीके से और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना नहीं, बिल्कुल तारीफ काबिल है, आपकी सरकार काम कर रही है, नो डाउट। आप नियुक्तियां लेकर आ रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार। लेकिन आप ये बताइए कि जब कार्रवाई हो रही है तो उसका खौफ और भी अधिकारियों में क्यों नहीं दिख रहा है? आप कह रहे हैं कि हम नियुक्तियां लेकर आ रहे हैं, आप नियुक्तियां कर दीजिए, आप जो पद खाली है वहां पर लोगों को बैठा दीजिए, लेकिन आखिर अंत में जाकर अगर वही अधिकारी, अगर वही कांस्टेबल्स अगर आम जनता को लूट रहे हैं तो जवाबदेही किसकी होगी? देखिए सचिन जी, लगातार पुलिस का और एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना और उनको वो लगातार पकड़ रहे हैं। और उनके अंदर अब ऐसा नहीं है, पहले जो मामले दबा दिए जाते थे या पहले लोगों को पकड़ा नहीं जाता था। भ्रष्टाचार की जड़ें पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि लगातार जो चीजें मामले बढ़े थे, इस सरकार में आने के बाद में अफसरों में इस बात का खौफ है और उनको ये है कि भाई कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी है, चाहे वो IAS है, चाहे IPS है, चाहे RPS है, चाहे थानेदार है, चाहे डॉक्टर है। आपने देखा होगा अभी डॉक्टर भी एक पकड़ा गया, मेडिकल जूरिस्ट, जो कि मतलब रिपोर्ट को बदलने के उसके ऊपर। तो लगातार इसमें राजस्थान सरकार ने उनको बिल्कुल ये संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी स्तर पर कैसा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको मतलब चुन कर पकड़ा जाएगा। कहीं पे भी प्रदेश के किसी भी इलाके में अगर भ्रष्ट अधिकारी है तो उसको पकड़कर ऐसी भी सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। ठीक है अशोक सिंह जी, देखिए अब आपने सुना राजेंद्र जी ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया कि पूर्व की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती थी, न ही अधिकारियों के बीच में कोई खौफ जैसा शब्द भी वहां पर इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन आप बताइए, क्या सच में आपकी सरकार में ऐसे मामले लगातार होते थे? क्या वहां पर भी करप्शन के मामले बढ़ते थे? और क्या आपकी सरकार ने ऐसी कार्रवाई नहीं की है? और अगर वर्तमान की सरकार कार्रवाई कर रही तो आखिर मामले रुक क्यों नहीं रही हैं? आखिर क्यों हर रोज 2 से 3 मामले सामने आ ही जाते हैं? देखो कि सचिन जी, जिस प्रकार से मेघवाल जी ने बात बताई, इस मेघवाल जी ने कहा कि हम एसीबी को फ्री हैंड दे सकें।
फ्री हैंड किसके लिए है? कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी के लिए फ्री हैंड है। और इन्हीं के कुछ विधायक हैं, भरत सिंह जी आपके वरिष्ठ विधायक हैं, बार बार में कह रहे हैं इनके मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, मतलब ऐसी भी उनको दिखती नहीं है, ऐसी भी नहीं दिखती, कर कहाँ घूम रही है। दूसरा इनका देखिए, दीपेंद्र सिंह जी ने बजरी के अंदर माफिया को मार लगाया, नाम लिया, जो वरिष्ठ नेता इनके और लोकसभा आपके विधानसभा के आपके अध्यक्ष भी रहे, तो वो इनके दिखते नहीं। हेमाराम जी चौधरी जी का दर्द इनको दिखता नहीं है, और सिर्फ एसीबी को वाहवाही लूटने का ये काम करने की बात करते हैं। तो दूसरी है परिवहन विभाग के अंदर यदि ऑडियो वीडियो सब कुछ आ जाता है, उसके बाद भी आप देखिए कि क्या कांग्रेस उस ऑडियो वीडियो की सत्यता के पहुंचती है और उन मंत्रियों तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। इसी प्रकार से 20 लाख रुपए करेंसी को एक कर्मचारी चला जाता है और उसने आरोप लगाया जाता है कि किससे किससे तार थे, उस तार को जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, नहीं किया। एसीबी नहीं देख रही, एसीबी सो रही है। इसी प्रकार से आप देखिए कि रेवेन्यू बोर्ड में क्या हुआ, परसेदराज लाल मीणा जी वो खुद ने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मेरा कुछ नहीं चलता, मैं नहीं समझता, मेरा डिपार्टमेंट तो आपके सीईओ में से चलता है, मुख्यमंत्री जी से चलता है, और वहां के लोग हैं वो इसके अंदर कंसल्ट करते हैं। तो ये आप परसादी लाल मीणा जी की मैंने आपने बात बताया। और शराब की तस्करी में किसका गठजोड़ है? इन्हीं के निर्दलीय विधायक सिरोही से आते, बड़ा इनका समर्थन करते हैं, और उनका भी एक उसके अंदर था तस्करी का, उसकी इन्होंने जांच करी। ऐसे भी वो वहां नहीं दिखता है, एसओजी को जान नहीं दिखता है, इनको तो कहां दिखता है, वाहवाही लूटने का दिखता है। राजेंद्र कह रहे हैं कि आपके विधायक आपको बार-बार में अशोक जी ने तो एसीबी पर ही तमाम सवाल खड़े कर दिए। इसके बारे में बात कहें तो बहुत अच्छा लगता। राजेंद्र जी आपने सुना, अशोक जी ने तो एसीबी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि जहां पर आपके नेता हैं, जहां पर आपके नेता के जितने भी रिलेटिव्स हैं, जहां पर मामले चल रहे हैं, वहां पर एसीबी पहुंचती ही नहीं है। सब जगह एसीबी पहुंच रही है, प्रदेश के किसी भी इलाके के अंदर एसीबी ने सब जगह कार्रवाई की है, और नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तमाम तरीके की कार्रवाइयां हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जैसे शराब की तस्करी की बात की, तो शराब की सबसे ज्यादा तस्करी हरियाणा, आप नाम बताइए ना हरियाणा के अंदर, राजेंद्र जी आप नाम बताइए, आप नाम बताइए ना किन नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है, आप नाम बताइए। आप सिरोही का नाम ले रहा हूं, सिरोही का नाम ले रहा हूं। आप देखिए, आपके निर्दलीय इनको समर्थन दिया हुआ है, बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, जो शराब तस्करी की इन्होंने जो बात की, शराब तस्करी सरकार बहुत अच्छी है ना राजेंद्र जी। देखिए बात को घुमाइए मत राजेंद्र जी, सुनिए राजेंद्र जी। अशोक जी ने आप पर आरोप लगाए, आपने कहा कि हमने नेताओं पर भी कार्रवाई की है, आप नाम बताइए। अशोक जी का तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, आप बताइए कि हाँ हमने इस नेता के खिलाफ कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई की है, आंकड़े पेश कीजिए। सचिन जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एसीबी ने लगातार कार्रवाई करी है, जिसमें आईएएस भी पकड़े गए हैं, आईपीएस भी पकड़े गए हैं, आरपीएस भी पकड़े गए हैं, थानेदार पकड़े गए हैं, तहसीलदार पकड़े गए हैं, एक्सीएन पकड़े गए, पूरे के पूरे डॉक्टर्स पकड़े गए, तमाम तरीके, पटवारी हो चाहे ग्राम सेवक हो, सभी तरीके पकड़े गए। ये जो बात कह रहे हैं शराब तस्करी की, तो शराब तस्करी की सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य से, चाहे हरियाणा हो, हरियाणा में सबसे ज्यादा शराब की तस्करी होगी, और गुजरात के अंदर शराब जाती है, उसके अंदर इनको बताना चाहिए कि इन दोनों राज्यों में इनकी सरकार है, गुजरात से मतलब हरियाणा से शराब चलती है, राजस्थान को रूट बनाते हैं, और राजस्थान पुलिस ने लगातार, चाहे सिरोही की बात हो, चाहे पूरी की पूरी बेल्ट में राजगढ़ से लेके पूरा ये जो हमारा इलाका है, उसके अंदर पुलिस की तैनाती के अंदर उनको पकड़ा गया है। शराब के तस्कर और ट्रकों के माध्यम से जो तस्करी होती है, उसके अंदर इन लोगों को बोलना चाहिए, अपनी जो प्रदेश की सरकारें हैं, चाहे हरियाणा की है, चाहे उत्तर प्रदेश की है, जहां पर जा रहा है शराब, इसमें इनकी भी तो भूमिका है। ये अपनी सरकारों को कहते क्यों नहीं है? राजस्थान सरकार लगातार शराब तस्करों को पकड़ रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, देश के अंदर इस वक्त नशीले पदार्थों की सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है। राजस्थान में दूसरा नंबर है नशीले पदार्थों में। ठीक है, चल रहा है, लेकिन मालूम है कि मैंने कहा दूसरा नंबर है, गुजरात में 570 होता तो भी चल जाता। पूछिए इनसे, रिकॉर्ड तोड़ तस्करी हुई है। ठीक है अशोक जी आप अपना जवाब तैयार रखिए, आता हूं मैं आपके पास, आप अपना जवाब तैयार रखिए, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, अनिल गोठवाल जी। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस पूरे मामले में अगर हम बात करें अनिल जी, तो कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख ऐसे ही जो राशि वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी अधिक से अधिक इस पूरे मामले में संलिप्त है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ये सच्चाई है कि पुलिस अधिकारी लिप्त है और वो पकड़े जा रहे हैं जी। भ्रष्टाचार
निरोधक जो ब्यूरो है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये वही कार्रवाई हो रही है जिनकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मिल रही है जी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो विभाग है, पुलिस विभाग, जिसके पास विजिलेंस है, जिसके पास है इंटेलिजेंस, तो वो अपने अधिकारियों को कैप्चर नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो वो विजिलेंस विभाग क्या कर रहा है, पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है? क्या उनको पता नहीं है कि आय से अधिक संपत्ति किन किन पुलिस अधिकारियों के पास में है? वो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब छोटी छोटी शिकायतें आती है और जब उनके ऊपर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई नहीं होती है, तब वो मजबूरन एसीबी के पास जाके उनको ट्रेप कराने की कार्रवाई करता है। तो ये पुलिस विभाग को स्वयं को भी देखना चाहिए कि हमारे जो इस तरह के भ्रष्ट हैं उनकी एक लिस्ट, सूची बनाई जाए, सूची बना के उनके नाम उजागर किए जाए ताकि उनको उजागर कर विभागीय कार्रवाई करें। अकेली एक एसीबी पूरे राजस्थान के सभी विभागों को कैटर कर ले, ये संभव नहीं है। सभी विभाग अपने अपने विभागों के अंदर जो विजिलेंस कमेटी बनी हुई है, जो विजिलेंस वो है, राजस्थान का विजिलेंस कमिश्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आंखों देखी बात है। जैसा आपने बताया तस्करी में लिप्त है, तस्करी में लिप्त है तो उनकी संपत्तियों की जांच विभाग को भी करनी चाहिए और इनको भी बड़े बड़े अधिकारियों की करनी चाहिए। ये जो पैसा, जो ट्रेप की कार्रवाई है, उससे ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई जो आय से अधिक संपत्ति है, जैसे मैं आज मैंने कोठी बना ली, 5-5 करोड़ की, 2-2 करोड़ की कोठियाँ बनी हुई है, तो ये धीरे धीरे इकट्ठा करके जो पैसा आया है, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर? दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पड़ी है और जो पकड़े गए हैं उनको पोस्टिंग मिल जाता है, तो लोग बाग ये सोचता है कि भाई मेरे को पैसे ले लूंगा और कहीं ना कहीं कानून में लूप होल है, पोस्टिंग मिल जाएगी, मुकदमा चलता रहेगा, तो उनको क्यों नहीं ये घर भेज देते हैं? नहीं, बिल्कुल 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 सही बात आपने कही है अनिल जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। इसीलिए अगर हम बात करें तो कि यही एक वजह है, यही एक लूप होल है जिसकी वजह से अधिकारियों में खौफ नहीं है। अगर कठोर कार्रवाई हो, अगर उसे तुरंत ही पद से निष्कासित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसे तुरंत ही घर बैठा दिया जाए, तो हो सकता है कि जो उस विभाग के लोग हो, जो उसके आसपास जो डिपार्टमेंट हो, उसमें लोग डरें, खौफ खाएं और ऐसे मामले में न जुड़ें। राजेंद्र जी, आपसे सवाल करूंगा, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। पूनम चंद जी, अगर हम बात करें तो कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कि लोग हैरान होते हैं, आम जनता परेशान होती है। उन तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को नियुक्त इसलिए किया गया है, एक डेमोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेसी इसलिए बनाई गई है कि आम जनता की समस्या को सही तरीके से सुना जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन अगर यही लूप होल्स है तो आखिर आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस कानून में है जी, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेक्शन 17A और सेक्शन 19 जी, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, ये इनका डर खत्म करती है। यानी सरकारी अधिकारियों में डर बिल्कुल नहीं है, वो ही जानते हैं कि हम पकड़ में आ भी गए तो सैंक्शन का जब इश्यू आएगा तो सैंक्शन नहीं मिलेगी और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बल्कि एसीबी की जो अधिकारी होते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गहलोत सरकार ने इस बार जो काम कर रहे हैं, जबरदस्त पकड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, राजकॉम के अंदर कुलदीप यादव, जिसको हमने पकड़वाया, 6 साल में उसके नौकरी और 6 साल में 6 करोड़ की संपत्ति, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिल रही उसके अंदर। नंबर ऑफ केसेज है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के केसेज हमने बताए हैं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिल रही है। और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बैठे अभय कुमार जी, वो सैंक्शन दे ही नहीं रहे। पुलिस वाले मामले में तो अभय कुमार ही देते हैं, वहां से मिलती नहीं है। तो जब तक इनका ये सैंक्शन का वाला जो इशू है, ये सरकार तुरंत ना करेगी, तब तक इनमें डर पैदा नहीं होगा। और दूसरी एक बात और है, एक सर्कुलर के तहत कुछ टाइम तक, जब तक इनके पे इंक्वायरी चलती है, उसके बाद में इनको वापस रीइंस्टेट कर दिया जाता है। रीइंस्टेट तो कभी करना ही चाहिए जब तक वो एक्विटल ना हो जाए, 22 से बरी ना हो तब तक, जब तक ये प्रावधान ना होंगे और सरकार सख्त नहीं होगी। यानी सरकार की, मुझे लगता है
मंशा नहीं है, सिर्फ ये दिखाया जाता है, डरा जाते हैं और उसके बाद के अंदर सैंक्शन देते नहीं है। सैकड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आप देखिए आज से एक बात, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। अगर कांग्रेस के शासन में अरेस्ट किया जा रहा है, मुकदमे बन रहे हैं, सैंक्शन नहीं दे रहे हैं, तो भाजपा क्या कर रही है? भाजपा के लोग क्यों नहीं वहां जाकर के आंदोलन करते हैं? क्यों नहीं डीजीपी पूछते हैं कि आप सैंक्शन क्यों दे रहे हो? कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों मिले हुए हैं। भाजपा की सरकार थी तब भी सैंक्शन नहीं मिलती थी। छोटे मोटे मामलों में सैंक्शन मिलती है, बड़े मामलों में एक दो छोड़ दो। आप अशोक सिंघी का एक दो छोड़ दो, उसके अलावा किसमें सैंक्शन दिए बता दीजिए आप। मारते ही छापे मारते ही है। मैं बताता हूँ कि किन के पास अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, किन्होंने करप्शन कर रखा है, पर एसीबी वाले उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और बाइदे कोई करते हैं तो सरकार सैंक्शन देती नहीं है, ना केंद्र सरकार देती है, ना राज्य सरकार देती है। और मोदी ने तो सेक्शन 17A ला करके करप्शन को और बढ़ा दिया है। FIR दर्ज नहीं हो सकती, सिर्फ रंगे हाथ तो मामले पकड़ में आ जाए या आय से अधिक मामले ज्यादा हों उनमें हो सकती है। बाकी अगर मालूम आज आप कंप्लेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि जब इसने 100 करोड़ का घोटाला किया है, FIR दर्ज नहीं होगी। जांच करने का अधिकार नहीं है, जांच शुरू कर सकते नहीं जब तक सरकार सैंक्शन नहीं देगी। और वो पीरियड है 90 दिन का, 90 से 120 दिन के अंदर सैंक्शन देनी पड़ेगी, तब जाकर के FIR दर्ज होगी। यानी आप पूरा चांस दे रहे हो तब तक अपने सारा मामले को सेटल कर लेंगे। तो ये जो कानून बने हुए हैं, जब तक ये कानून सेक्शन 17A और सेक्शन 19 ये जब तक नहीं हटाओगे कुछ नहीं होगा। तो ये सिर्फ दिखावा है। तो पूनम जी, तो इसमें बदलाव क्या करने होंगे? क्योंकि देखिए हमारे पास तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए जो कि इस टाइम केंद्र में हैं। अगर समस्या का समाधान करना है तो मिलकर करना होगा। तो आप कुछ सोल्यूशन बताइए कि अगर दोनों पार्टी एक मत और एक साथ होकर काम करेगी तो ये जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो शायद मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टी के मैनिफेस्टो में होगा आने वाले वक्त में या पहले भी था, तो वो दोनों सफल हो पाएगा, काम हो पाएगा और आम जनता की परेशानियां जो है वो समाप्त हो पाएंगी। अब इनके एजेंडे में नहीं है। अगर दोनों चाहें तो संसद से कानून पारित कर सकते हैं, सेक्शन 17A को हटा सकते हैं, सेक्शन 19 को हटा सकते हैं और 197 CRPC को हटा सकते हैं। फिर देखिए आप, फिर FIR दर्ज होकर अरेस्ट होंगे तुरंत। ये कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई ये प्रस्ताव लाएगा नहीं, कोई करेगा नहीं। सेक्शन 17 ने जो अमेंड किया 26 जुलाई 2018 को, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, ना किसी और पार्टी ने विरोध किया, सबने मिलकर इसको पारित कराया। तो जब ये कुछ चाहते नहीं है करप्शन समाप्त करना, और ये तो आप देखिए चुनाव में इतना पैसा अरबों खरबों में कहाँ से आएगा मुझे बताइए। आज सारे नेताओं के पास पेट्रोल पंप है, सारी संपत्तियां इनके पास होती जा रही है, अरबपति खरबपति हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है देखिए। तो सवाल ये चाहते नहीं है, इच्छा हो तो ये हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो कई बार कहा है, मैं तो कई बार DGP से मिला हूँ, अशोक गहलोत साहब से मिला हूँ, उनको मैं डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनको बताया कि ये देखिए करप्ट लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस टाइम हाँ कर लेते हैं, पर कार्रवाई कोई करते नहीं है। तो बल्कि जो कंप्लेंट करता है, जो इनको पकड़वाता है, वो और डिमोरलाइज होता है। राजेंद्र, बाद में आकर के वापस पद पे आते हैं, ऑफिस से कहते हैं ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है राजेंद्र जी, अब आप ये बताइए, सॉल्यूशन बता दिया गया कि जो भी आर्टिकल्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन्हें हटाने होंगे। अब आप ये बताइए कि आने वाले वक्त में सुधार कब हो पाएगा? क्योंकि देखिए समस्या तो है, लूप होल्स तो है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी तारीफ मैंने शुरुआत में ही कर दी थी कि हाँ ठीक है आपकी सरकार काम कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो वो डर कानून का होना चाहिए, वो सर नहीं हो रहा है, वो नहीं कहीं दिखाई दे पा रहा है। देखिए सचिन जी, इस देश के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई और उसमें तमाम तरीके के सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार था उसको रोकने के लिए उस कानून ने बहुत तेजी से काम किया और आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो काम किया, उसके बाद में ये जो सरकार 2014 में बनी, उसने लगातार मोदी जी की सरकार ने आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की। आज आरटीआई के नाम पर आप केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से कोई सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। उसके उलट अगर राजस्थान सरकार में देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी को लेकर और सूचना की जवाबदेही और गारंटी को लेकर पूरे के पूरे कानून बने हुए। हमने राजस्थान सरकार लगातार, मतलब चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे पुलिस के स्तर पर हो, लगातार केंद्र सरकार ने लगातार 2018 का जिसका आप जिक्र किया, तो उनमें ब्यूरोक्रेट्स को और बड़े अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए उस अमेंडमेंट को किया गया। तो आप सोचिए ना,
आज जो केंद्र सरकार की मंशा क्या है उसके उलट पे अगर राजस्थान सरकार में आप देखेंगे तो लगातार कार्रवाई हो रही है और पिछली सरकार की तुलना में जो प्रोसिक्यूशन की रेट है वो भी इस सरकार के अंदर बहुत ज्यादा है। उससे पहले आप राजस्थान के अंदर एफआईआर लागू नहीं होती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, 30% से अधिक मामले कोर्ट में जाने के बाद में दर्ज होते थे। नहीं वो छोड़िए, आप तो ये बताइए वो क्यों नहीं बताइए ना। तो सुधार करने की बात है, जनता को मतलब पुलिस के प्रति मतलब एक राजेंद्र जी ठीक है, राजेंद्र जी एक मिनट, राजेंद्र जी एक मिनट, पूनम जी ठीक है, पूनम जी एक सवाल पूछ रहे हैं, पूनम जी एक सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। ठीक है राजेंद्र जी, मतलब मैं मान गया, राजेंद्र जी मैं मान गया, राजस्थान सरकार के अधीन आता है। राजेंद्र जी बताइए, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको दखलंदाजी नहीं करता है और वो पूरा का पूरा जो जांच करते हैं, जांच के आधार पर आगे जो भी मामले बनते हैं कोर्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, पूनम जी आता हूं मैं आपके पास, आपके सवाल का जवाब देंगे राजेंद्र जी। कैलाश जी बोलिए, माफ कीजिएगा अशोक जी बोलिए। देखो कि जिस प्रकार से आप देखिए कि राजेंद्र जी ने कहा कि कई बातों में ऐसा कहा कि जैसे मान लो कि विषय क्या था, विषय से भटकने की कोशिश करी। मैं विषय से भटकूंगा नहीं। मैंने इनसे पूछा कि भरत सिंह जी का क्या कहा, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मोदी जी के पास चल गए सीधे जाकर। अब देखिए आप आईटीआई की इन्होंने बात की, आईटीआई के अंदर कई रिकमेंडेशन आई है और उसमें कहा कि अधिकारियों के खिलाफ पेनल्टी लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जहां तक हो सके एफआईआर दर्ज कराई जाइए। इन्होंने दर्ज कराई, मैं आपको सैकड़ों दावे बता दूंगा सेकंड अपील के अंदर। फिर देखो बना के रख दिया आरटीआई, आप देखो अरे मैं आपका आईटीआई की बात कर रहा हूँ, आपकी आईटीआई की अच्छी बात बता रहा हूँ ना। पूरे काम भी नहीं करने देते अधिकारियों से, सारी उनके अधिकार। ठीक है बोले नहीं, मैं आपकी तो बात बता रहा हूँ राजेंद्र जी, मैं आपकी आईटीआई की बात बता रहा हूँ। ठीक है चलो छोड़ो, आगे चलता हूँ। जब आपने बोला किसी ने एक भी आवाज निकाली, अब उनको बोल लेने दीजिए। आईटीआई की बात बता दीजिए। ठीक है, अरे उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। जी बोलिए अशोक जी बोलिए। लोकपाल का नाम पता है आपको? सचिन जी, लोकपाल कौन है इस देश का? इस देश का लोकपाल कौन है बता दीजिए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी सरकार केंद्र हो राज्य हो, पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता लोकपाल। ठीक है उसका भी जवाब दे देंगे, उसका भी जवाब तो दे देंगे। पहले आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना। ठीक है अशोक जी से पूछ लीजिए, आप बता दीजिए ना। ठीक है अशोक जी बता दें, आप बता दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ डिबेट का विषय में क्यों भटक रहे हैं? अरे सचिन जी मेरा समय खराब कर रहे हैं। ठीक है सचिन अशोक जी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने इनसे प्रश्न पूछे, ठीक है पूछिए। हाँ ठीक। अब इन्होंने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भैया एसपी के पास पहले राइट नहीं दे गया? आप तो आपके मंत्री जो पूरे मंत्री हैं उनके कहने से तो एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं हो और आपने थाने में फ्री कर दिया। तो थाने में तो बेचारे वो जा रहे हैं, आपको रिकमेंडेशन बार बार में दे रहे हैं और क्या साहब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करें? और पूनम जी ने सही कहा कि आप सैंक्शन कब करोगे, बता दीजिए कितना सैंक्शन किया। सैंक्शन की बात करोगे नहीं है, इधर की उधर की बातें करने लग जाओगे। और मैंने कहा कि कोई भी ऐसे भी हो उसको फ्री हैंड दो, एसओजी को आप फ्री हैंड दो, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे। बीजेपी की सरकार थी, आप देख लिया पूनम चंद जी बता दी, अजीत सिंह जी थे, क्या वो काबिल अधिकारी नहीं थे क्या? उन्होंने कितने ट्रेप किए, बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ा, कर्मचारियों को पकड़ा है और भी लोगों को पकड़ा है। लेकिन यहां तो आप देखिए 18 माह से क्या हो रहा है, 18 माह से कोरोना के अंदर भी अवसर ढूंढा गया और उसमें भ्रष्टाचार किया, उसकी बता दीजिए जड़ों पर क्या आज तक सरकार पहुंची नहीं पहुंची है। तो ये कहां कह रहे हैं कि राजेंद्र जी बता दीजिए कि आपने पॉलिटिकल रूप से किन लोगों को अंदर किया? आपके ही लोगों ने इन पर आक्षेप लगाया, आपके ही, आप देख लीजिए जिस प्रकार से सोलंकी जी ने आरोप लगाया किया कि आपने नहीं किया। जिस प्रकार से अब हरीश मीणा जी ने कहा कि आप देखिए उनके विधानसभा क्षेत्र में धरना दिया, उसका क्या नहीं किया, तो आप हम पर क्या लगाओगे कि क्या आप तो आपके विधायकों को मंत्रियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो उन पर क्यों कर रहे हो? कौन है? आप बता दीजिए, आप नहीं कर पा रहे हो तो कौन कर पाओगे? आज राजस्थान में सरकार किसकी है? गहलोत सरकार की है। कौन है? ठीक है सचिन जी, लोकपाल कौन है इनसे पूछ लीजिए आप। ठीक है एक सचिन जी एक मैं बता दूंगा, लोकपाल की बता दूंगा, धारीवाल जी एक बात और बता दूंगा आपको, छोटी सी बात मैं कर दूंगा, राजेंद्र जी बता देंगे। एक सचिन जी एक छोटी सी बात जी, एक धारीवाल जी के जल्दी से मुख्यमंत्री जी ने कि आपके जेडीए के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है,
बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आंख मिचली साहब हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें? तो ये बता दीजिए, धारीवाल जी को तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और बार बार में उनको स्वायत्त शासन मंत्री बना रहे हैं। ये क्यों? भ्रष्टाचार भी बता रहे हो और स्वायत्त शासन मंत्री भी बना रहे हो, तो इसमें कौन सी खबरदार है? क्या काम करवाना चाहते थे गहलोत साहब उनसे? तो ये बात उन्होंने कही, ये बता दीजिए। ये हम तो कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसके बारे में जवाब नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन राजेंद्र जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन अनिल जी आपके पास मैं आना चाहता हूं यहाँ पर। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि देखिए, जब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ऐसे में अभी भी जो लूप होल सामने आ रही है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या उसमें अभी भी संसाधन की कमी ये एक पॉइंट माना जा रहा है कि संसाधन की कमी है, इसकी वजह से और भी सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, कार्रवाई हो सकती है। अभी जो प्रेजेंट कानून है, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे वकील साहब के 17A और 19 में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाती है। 17A वो है जो ईमानदार अधिकारी किसी वजह से किसी नैब के अंदर नहीं फंस जाए, ऐसे अधिकारी को भी प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। ये नहीं है कि सारे अधिकारी ही भ्रष्ट हैं। कुछ ईमानदार अधिकारियों को कुछ व्यक्ति अपने लालच के लिए, अपने उसके लिए किसी को फंसा सकते हैं, तो ये प्रोटेक्शन दिया गया है कानून के लिए। ये दोनों है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन चलाने की एक समय सीमा निश्चित की जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो जांच करी, 90 दिन के अंदर वो झूठा पाया गया, तो आप FIR दे दो और उसको रजिस्ट्रेट कर दो, और नहीं है तो 90 दिन के अंदर उसका चालान कर दीजिए। तो एक टाइम लिमिट होगी, टाइम लिमिट में अपने आप सरकार की पता लग जाएगा कि ये विल पावर है हमारी, और उसके तहत कार्रवाई हो जाएगी। अब ये जो लेके बैठ रहे हैं, इससे ज्यादा बदनामी होती है, चाहे सरकार कोई भी हो, दोनों ही पक्षों की। एक ये, इसको तो समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर आपको या तो इस बार ये दोषी नहीं है या ये दोषी है, दो में से एक। ये जो लिंगर ऑन किया जाता है, ये जो लंबा खींचा जाता है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो शक्तियां हैं वो उसको बचाने की और उसको करने के लिए ये कार्रवाई है। दूसरा मेरा ये है कि इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स पिछले अधिकारियों के ऊपर लगे, वापस वो लगे, वापस उन अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर सरकार को हटाना पड़ता है उसकी पोस्टिंग्स। तो ये ऐसा एक तय कर दे पैमाना कि जब तक इसका निर्णय नहीं होगा 90 दिन के अंदर, उससे पहले हम नहीं करेंगे, या फिर बर्खास्त करने की कार्रवाई का एक और उल्लेख है कानून के जो आएगा उसको ना पोस्टिंग मिलेगी, वो कोर्ट से बरी होके आ जाएगा तो हम वापस पोस्ट कर देंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, मैं और आपको ये बताता हूँ कि इसके साथ साथ प्रत्येक विभाग अपने उसके अंदर एक विजिलेंस टीम को गठित करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। छोटी छोटी कार्रवाइयां जो छोटे स्तर के ऊपर भी की जा सकती है, उसमें हम नगण्य है। सिर्फ ACB के ऊपर आसक्त होना ये कहीं उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सारे विभाग मिलकर ऐसे भ्रष्टाचारियों को उजागर करेंगे। प्रत्येक विभागाध्यक्ष से लीजिए कि आपके विभाग में कौन कौन भ्रष्टाचारी है, पता लग जाएगा। कोई काम नहीं कर रहे, कोई बेईमान है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बैठे बैठे निविदाएं, टेंडर है, जो ऑफिस के हैं, वो तो आज उजागर ही नहीं हो रहे। 500 करोड़ का टेंडर है और 1000 करोड़ का पेमेंट हो रहा है। ऐसे बड़े इनको उजागर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके तहत कठोर कार्रवाई कर। ठीक है राजेंद्र जी, एक रिपोर्ट है मेरे पास। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो उपकरण गृह विभाग से मांगे गए थे, गृह मंत्रालय से मांगे गए थे, जो अमाउंट मांगा गया था वो अमाउंट नहीं मिला। क्या ये बात सच है राजेंद्र जी? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? समझा नहीं क्या पूछना चाहते हैं आप राजेंद्र जी। आप यहाँ पर आ रही है आपकी, लेकिन आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं। जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ संसाधन जो है, आवाज आ रही है आपकी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी पूछ रहा हूं मैं। मेरा सवाल ये है कि रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जो उपकरण, जो संसाधन मांगे गए हैं गृह मंत्रालय से सरकार द्वारा
राज्य सरकार द्वारा, क्या वो नहीं मिले हैं? जो अमाउंट, जो राशि दी जाती है कि आप इस राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं खासतौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को मजबूत करने के लिए, क्या वो राशि सही तरीके से नहीं मिल पाई थी? देखिए सचिन जी, ये पूरी की पूरी पहले जो व्यवस्था की जाती थी, उस व्यवस्था को बहुत ही सरलीकृत किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत ही सबसे ज्यादा ये ट्रैप की कार्रवाइयां हो पा रही है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि केंद्र में मोदी की सरकार 2014 के अंदर लोकायुक्त, लोकपाल के नाम पर आई थी। और आज मुझे ये आपके पैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, कि आज इस देश में लोकपाल कौन है, किसी को पता नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे भ्रष्टाचार के लिए, तो राजस्थान सरकार जो भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम, उसके उलट आप केंद्र की मोदी सरकार का देखेंगे, लगातार चीजों को बिल्कुल। आज लोकपाल के पास में कौन सी शिकायतें पहुंची, किसके खिलाफ कार्रवाई, देश को कुछ नहीं पता, लेकिन लोकपाल के नाम पे इन्होंने सरकार बदल दी थी। लेकिन आज इनको बताना चाहिए कि लोकपाल के नाम पर इन्होंने जो सरकार बदली थी, उस लोकपाल से इन्होंने क्या करवाया, देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए अशोक जी। राज्य मंत्री ठीक है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, चुनाव के अंदर, ठीक है राजेंद्र जी, प्रचार के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? ठीक है, अब देखिए किसानों पर मत जाइए। ठीक है राजेंद्र जी, आपने सवाल किया कि जिस बिल के दम पर, जिस बात के दम पर आप सरकार में आए थे, आखिर उन वादों का पूरा कब करेंगे और जो करप्शन के मामले हैं वो कैसे खत्म होंगे? अशोक जी जवाब दीजिए। देखो कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सेंटर में कहा, आप देखेंगे यूपी का 1 या 2 का काल देखें, पूरा भ्रष्टाचार में, पूरे अखबार सब में सुर्खियां, मतलब कैसा भ्रष्टाचार था, माफी रहा इनके टाइम। अब देखिए अब क्या है वर्तमान में, विनोद राय ने लिखित में माफी मांगी है। ये जात अब सुन लीजिए ना राजेंद्र, सुन लीजिए। देखो दूसरा ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी जाके माफी मांगते हैं भ्रष्टाचार के मामले के अंदर, जो आक्षेप लगाते हैं उसको भी नहीं मानेंगे क्या ये? तो मतलब आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करोगे। दूसरा कहते हैं कि हमने अधिकार दिया, अधिकार कानून के रूप में संसद और विधानसभाएं देती है, लेकिन साधन तो आप दोगे ना, साधन उनके पास है नहीं, कहां से करेंगे कार्रवाई? अरे आपके पास कार्रवाई तो कर नहीं रहे, क्या कार्रवाई, आपके पास बताइए क्या कार्रवाई करी? मैंने आपके नेताओं के नाम बता दिए, 10 गुना दिए, उसके बारे में बता दीजिए, उनकी पीड़ा कौन सुनेगा? उनकी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है। आपका ऐसे भी आंख नींद के बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में आपको तोता बताते हैं कि तोता थे आप, तो उसका जवाब तो आप ही देंगे ना राजेंद्र जी, उसका जवाब देंगे नहीं। ठीक है पूनम जी, लीगली तौर पर अगर हम बात करें तो आखिर इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? आप सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें एज अ एडवोकेट और कहीं ना कहीं लीगल तरीके से इस पूरे मामले को खत्म करना हो या फिर ऐसा कोई कानून व्यवस्था मजबूत करना हो कि ऐसे मामले सामने आए ही ना, जो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त तो वो भी खौफ का कि अगर हम ऐसे मामले या में अगर हम पकड़े गए या फिर अगर हम लालच के चक्कर में करप्शन को बढ़ाएंगे तो हमारे खिलाफ इतनी सख्त एक्शन ली जाएगी कि शायद हम आने वाले वक्त में ना किसी पद पर जा पाए, ना ही हम अपने करियर को आगे बढ़ा पाए। देखिए करप्शन तो हर स्तर पर है जी। मैंने पहले भी कहा था, राजेंद्र जी जवाब दिया मेरी बात का, कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मैटर पेंडिंग पड़े हैं इस वक्त, उन पर तुरंत आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों रोक रहे हो? देखिए एसीबी का जो मामला दर्ज करती है उसमें एडिशनल एसपी जांच करते हैं, और मतलब कोई ऐसा नहीं कोई सारे सब इंस्पेक्टर जांच करता हो, एडिशनल एसपी जांच करते हैं, पूरे ऊपर इसके स्तर तक देखा जाता है, उसको उसकी मॉनिटरिंग होती है, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद में जब चार्जशीट फाइल करने टाइम आता है तब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को क्या देखना, ही इज नॉट एक्सपर्ट, तो क्या देखना था उसको? रेयर केस ऐसा होता है जिससे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दे सकती हो, बाकी 99.99% के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देनी चाहिए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जब तक इन 2 सेक्शंस को नहीं हटाओगे, 17A एंड सेक्शन 19, कुछ नहीं हो सकता है, बता रहा हूँ आपको मैं। ये करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कम से कम 20-25 केस तो मैंने हाईकोर्ट में पेश कर रखे हैं जिसके अंदर एसीबी वाले कहते हैं सरकार हमको सैंक्शन नहीं दे रही है। 2000 करोड़ के घोटाले हैं राजकॉम के अंदर। हाल ये है कि बड़े बड़े वकील करते हैं,
4-4 लाख रुपए पर अप्रेंटिस की फीस देते हैं उनको अधिकारियों को बचाने के लिए। एक मामला तो ऐसा है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का, उसके अंदर राजकॉम को का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर भी वकील अपॉइंट किया है, 65 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हैं ये। तो दो बातें हैं, सैंक्शन खत्म किया है। दूसरा, जो मामले पेंडिंग हैं उनमें बहुत, जो मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनमें तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ से जो वहाँ पेश होते हैं वहां पर गवाहों से सेटिंग हो जाती है, फिर गवाह बयान बदल लेते हैं। जो गवाह बयान बदलता है, सरकार को चाहिए 193 के तहत कार्रवाई करे उसके खिलाफ में, झूठा शपथ पत्र देने में, झूठे बयान देने के अंदर तो फर्क पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पकड़वा दिया, वहां फिर बहुत पैसे लेकर के, और ये कई मामले से हैं, आप जाके अगर पता कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कम 80% मामलों के अंदर जो गवाह मेन होता है, के समय की बहुत कमी है। अनिल जी, ठीक है, अनिल जी आपको क्या लगता है किस तरीके से ये जो करप्शन के मामले कम हो पाएंगे? देखिए, ये जो बात बता रहे हैं भंडारी साहब, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि करप्शन नीचे से शुरू नहीं होता, कई दफे ऊपर से शुरू किया जाता है। ऊपर के अफसर अगर भ्रष्ट हैं तो वो नीचे से करप्शन की एक जड़ शुरू होती है। तो सबसे पहले तो जो भ्रष्ट अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं उनकी अगर शिकायत है, उनके जो संपत्ति के ब्यौरे हैं वो इनके पास एपीए में आते हैं, वो कहाँ से प्राप्त किए, कोई कहता है कि मेरे ससुराल से आई, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान से आई, तो उनकी जांच करके सबसे पहले तो उनको नैप किया जाए, ताकि उनके खिलाफ जितनी ज्यादा कार्रवाई होगी नीचे अपने आप भय व्याप्त होगा। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मतलब अगर हम ऊपर लेवल पर कार्रवाई करेंगे तो नीचे पर मौजूद जितने भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल जो है पैदा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो अशोक जी, आपकी तरफ से आप बताइए, हमारे पास राज्य सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या सलाह उनको देना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई करें, किस तरीके से आप कदम बढ़ाएं आगे जल्दी से? मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी प्रकार के एसीबी ने डायरेक्ट ट्रेप किया है उसको तो सैंक्शन देनी चाहिए। ठीक है, और जहां तक अनियमितताएं की जाती है टेंडर के माध्यम से या और किसी माध्यम से की जाती है, उन फाइलों के अंदर आप यदि प्रीमा फेसी पाया जाता है तो उनको सैंक्शन दिया जाना चाहिए। 70A का जो उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट को ऐसा नहीं मिले कि जनता उसकी तरफ देखती रहे कि सब उसको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। राजेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट की जो इंटरनली जो इंक्वायरी है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए सचिन जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनके पास गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने एसीबी को पूरे अधिकार दे रखे हैं और लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको पकड़ने की तमाम तरीके की कार्रवाई हो रही है। उनको पूरा का पूरा जांच के बाद में जो दोष पाए जाते हैं तो उसके ऊपर उनको मतलब कई को तो सेवा से भी बर्खास्त भी किया गया है। तो लगातार इन बातों पर आप देखिए, और उसके उलट मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा वाले भाषण जरूर दे लेते हैं, लेकिन भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने इस आरटीआई को और पूरा का पूरा जो हमारा कानूनी तंत्र है उसको कमजोर करने का। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूनम चंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो आपने सुना, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार काम कर रही है, तो वही दूसरी ओर आरोप लगातार लग रहे हैं। अब अंत में जाकर देखना यह होगा कि आखिर आने वाले वक्त में और कौन कौन से तरीके से एक्शन लिया जाएगा, या फिर एसीबी को और किस तरीके से मजबूत किया जाएगा कि जो खौफ है अधिकारियों में वो पैदा हो सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके बिना घूस दिए। एक ब्रेक।